नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने विसात बिछाने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के विधायकों से यानी कि जेडीयू के विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। यही नहीं, जेडीयू के विधायकों से 1-to-1 मुलाकात पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और घबराहट में वो अपने एक खास समुदाय के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी मसले पर आज हम बात करने वाले हैं आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस 1-to-1 मीटिंग का मतलब क्या है और सुशील मोदी के बयान के क्या मायने हैं। हेमंत जी, जिस तरह से मुलाकात हुई है, सीएम ने 1-to-1 मुलाकात की है, सबको टाइम दिया गया था अलग अलग फ्रेम में, तो इस 1-to-1 मुलाकात का क्या मतलब? ये इस मुलाकात का निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है मतलब इसका, और वो फीडबैक चाहिए नीतीश कुमार को अपने 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 विधायकों से कि इलाके में क्या ये स्थिति है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए ही बुलाया गया था इन लोगों को, अपने विधायकों को। इसके पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा बिरादरी के विधायकों को बुलाया था बातचीत करने के लिए। उसमें कुशवाहा बिरादरी के विधायक भी थे, नॉन विधायक लोग भी थे और उन लोगों की अलग मीटिंग हुई थी। तो ये फीडबैक लेने का ही एक तरह से तरीका है जिसके ज़रिए ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं और 1-to-1 बातचीत हुई है। इसको लेकर के जो सुशील मोदी का जो बयान आया है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और जेडीयू जो है 24-25 आते आते बिखर जाएगा और इस वजह से वो अलग अलग विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये वो सुशील कुमार मोदी विपक्ष में है तो उनका हमला करना लाजमी है कि वो आलोचना करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो विपक्ष की बैठक हुई है पटना में 23 जून को, और उस बैठक के बाद जो स्थिति बनी है उसको लेकर के निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर में एक बहुत बड़ी चिंता दिख रही है। और उसका कल जो ये अमित शाह आए हुए थे उसको उस मीटिंग, वहाँ जो मीटिंग हुई उस मीटिंग से भी बातें सामने आई कि नीतीश कुमार पर जो उन्होंने हमला किया, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ उन्होंने नहीं कह पाए। वो उनको पलटू बाबू, नीतीश बाबू, और आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं तो लीजिए मैं हिसाब देने के लिए आया हूँ, और आप भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हुए हैं। इसके इतना कहने के अलग क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि इसमें जो 20 पार्टियाँ आई थी वो सब उन लोगों पर 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये नीतीश कुमार जो है एक तरह से न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं धीरे धीरे विपक्ष की राजनीति की। तो उसको लेकर के बीजेपी की चिंता है कि इनके सामने ये बार बार कह रहे हैं ना कि दुल्हा कौन है, तो इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तो वो एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए मुझे लग रहा है। इसलिए ये ज़्यादा हमलावर हैं। और ये एक बात और स्पष्ट हो गया हुआ है कि जो अभी स्थिति है, जो लोकसभा चुनाव आने तक अगर उसमें कोर्ट का कोई बड़ा फैसला नहीं आ जाता है तो आज की तारीख में राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं ही हैं, क्योंकि वो अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, तो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। अगर कोई तब्दीली नहीं आ गई चुनाव से पहले, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कौन उसमें आपको न्यूक्लियस लग रहा है। न्यूक्लियस उसमें ज़्यादा नीतीश कुमार लग रहे हैं, क्योंकि एक तो है कि उन पर परिवारवाद का आरोप भी चस्पा नहीं होगा। उनका एक बेटा है जो बेरोजगार है, फिर भी वो राजनीति में नहीं है, छवि है, और बिहार के ऊपर उनकी सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार पर आरोप भले ही लगे हैं न, लेकिन उनके खिलाफ न तो कोई FIR है, न इस तरह का कोई चार्ज है। तो नीतीश कुमार की छवि है जो उनको केंद्र में ला करके खड़ा कर रही है बार बार, और ये उनके लिए, बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो
वो तो सुशील कुमार मोदी जो कुछ कह रहे हैं वो उस चिंता का ही एक तरह से इजहार हो रहा है। और नीतीश कुमार जो मीटिंग उन्होंने लिया और जो बातें जो सामने आ रही है कि ये इसके पहले भी, मैंने कहा कि इसके पहले भी उन्होंने कुशवाहा बिरादरी के विधायकों को बुलाया था। अब उसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि जितने भी महागठबंधन के सहयोगी हैं उनसे सीट शेयरिंग को लेकर के जो है मांग लिया गया है कि आप लिस्ट दीजिए, आपको कौन सी सीट चाहिए। दूसरी ओर खबर है कि जो बीजेपी है वो अपने मौजूदा कई सांसदों का टिकट काटने जा रही है, क्योंकि सीएम नीतीश से मुकाबले के लिए उस कड़ी में जो मौजूदा सांसद हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। और आज की मीटिंग के बाद तो यही कहा जा रहा है कि आज की जो मीटिंग हुई थी उसका मतलब था कि विधायकों से फीडबैक लेकर के सीट शेयरिंग का जो मामला है वो तय किया जाए। वो भी है। और सामने में आप देखें कि जो विपक्ष की अगली बैठक जो होने वाली है उसका वेन्यू भी चेंज हुआ है, तारीख भी बदली है। वेन्यू पहले तय हुआ था शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला, अब तय हो गया है बेंगलुरु। तो और वहाँ 13 और 14 जुलाई को वह मीटिंग होने जा रही है। तो उसमें तो वो जो मीटिंग है, एक तो वेन्यू चेंज हुआ है इस वजह से कि वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड हो रहा है। इस वजह से वो माना गया कि वो सुरक्षित जगह आज की तारीख में नहीं है मीटिंग करने के लिए, इसलिए वो वेन्यू चेंज हो गया है। तो उस मीटिंग की तैयारी भी नीतीश कुमार को करनी है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि वो फीडबैक लिया जा रहा है, तो फीडबैक लेने के लिए ही वो अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है। क्योंकि एक तो है कि गठबंधन के लोगों से लिस्ट मांगा गया है, अपने विधायक अपने सांसदों के बारे में फीडबैक लेना है, तो एक तो सांसदों से बात करनी है और उनके काउंटर पार्ट एक उसका काउंटर ये भी है कि जो विधायक हैं उस इलाके के वो भी फीडबैक देते हैं। तो असली फीडबैक तो वही देंगे। हाँ, असली फीडबैक वो देंगे। अब सांसद तो अपने मुंह से जो कहेंगे तो कहेंगे ही, लेकिन जो विधायक है वो फीडबैक देंगे। तो ये मिला जुला करके ये है कि उस तैयारी लोकसभा चुनाव की है, तैयारी जो विपक्ष की अगली बैठक होने वाली है बेंगलुरु में वो उसकी है। और बेंगलुरु एक तरह से आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ तुरंत सत्ता बदली है, वहाँ कर्नाटक में बीजेपी को हराकर कांग्रेस मेजॉरिटी लेकर के वहाँ सरकार बनाई है, तो वहाँ एक तरह से उसकी एक ब्रांडिंग भी होगी विपक्ष की बैठक को लेकर के। तो ये हिमाचल का राजनीतिक मतलब उतना ज़्यादा नहीं है जितना राजनीतिक मतलब कर्नाटक का है। तो उसकी तैयारी को लेकर के भी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार आज की तारीख में केंद्र में आ गए हुए हैं विपक्ष की राजनीति के, उसकी धुरी बनते जा रहे हैं। तो ये उनको जो अगली बैठक है विपक्ष की, उसकी तैयारी के सिलसिले में ही ये मीटिंग बुलाई गई थी फीडबैक लेने के लिए। जी। हेमंत जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, ये खबरें बहुत ज़ोर शोर से तैर रही है राजनीतिक गलियारों में कि जो मौजूदा बीजेपी एमपी हैं उनमें से कईयों का पत्ता साफ होने वाला है इस बार। तो आप कुछ इस पर बोलना चाहेंगे क्या? मतलब आपका अपना जो है। अब ये देखिए, अभी जो ज़्यादातर एमपी हैं वो ये 2 बार लगातार जीते हुए लोग हैं। कुछ लोग अगर छोड़ दीजिएगा जो फर्स्ट टाइमर हैं, उसमें से अधिकतर दूसरी बार जीत करके आए हैं। तो अभी जो पूरे देश का माहौल है उसमें सरकार के खिलाफ एक जो अभी तक जो सर्वे वगैरह, जो इंटरनल सर्वे, ये सब की जो बातें हो रही है, जो आ रही है सामने, तो उसके आधार पर उन रिपोर्टों के आधार पर ये लग रहा है कि बीजेपी को बहुत सारी चीज़ों को एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका मुकाबला करने के लिए वो बहुत जगह पर अपने उम्मीदवारों को भी बदलेंगे। तो ये भी है। ये काम मुझे लगता है कि इधर महागठबंधन के पार्ट से भी होगा। ये भी खबर आ रही है कि जो अश्विनी चौबे हैं, आर.के. सिंह हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, इनका मंत्री पद जल्दी ही जाने वाला है। और जैसा कि आपने कहा है कि चिराग को उसमें फिट किया जा सकता है। और जो मैंने 3 नाम लिए, इनको टिकट से भी बेदखल करने की बात कही। ये लोग नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं और इसलिए ये अगर इनको हटा दिया जाए तो कोई बड़ी बात, बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये तो पिछले ही चुनाव में अश्विनी चौबे का टिकट कटना था, वो संयोग से इनको टिकट मिल गया। पिछले चुनाव के बाद इनको रिपीट नहीं होना था। जी। तो नीतीश कुमार विषाद बिछाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 13 और 14 को
बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक होनी है और उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के खास जो है चर्चा होनी है। लिहाजा बिहार में कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा वो संभवतः अगले बैठक में तय कर लिया जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार उससे पहले अपने विधायकों से तमाम जो संसदीय क्षेत्र हैं बिहार में 40 उसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये चर्चा अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। हम आपको बताते चलें कि कल का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और उसका टॉपिक है क्या देश का अगला प्रधानमंत्री का रास्ता बिहार होकर जाएगा। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।